अखिलेश यादव को 2022 में जो रिस्पांस मिला विधानसभा चुनाव के दौरान, वो उसे खोना नहीं चाहते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो चाहते हैं कि मतदाता उनके साथ ठीक वैसे ही जुड़े रहें। लेकिन 2022 के चुनाव को समझना चाहिए, समझने जैसी चीज है। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने एक साथ एक तरफा अखिलेश यादव को वोट किया। इसकी वजह से बहुसंख्यक समाज का पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बन पाया। योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने। बड़ी ऐतिहासिक जीत रही। यूं तो सीटें कम हुई और यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि थोड़ा और समझदारी से चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा भारी भी पड़ सकता था, अगर वोट प्रतिशत और अन्य लिहाज से इस पूरे चुनाव की एनालिसिस की जाए तो। अब इस बात को अखिलेश यादव समझ गए हैं। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमाना है और सीटों को बढ़ाना है तो सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एमवाई फैक्टर से काम नहीं चलेगा, वो भी तब जबकि बहुजन समाज पार्टी भी पीछे लगी हुई है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुसंख्यक समाज को भी साथ में लाया जाए। यूं तो अखिलेश यादव एक हिंदू परिवार से हैं। आमतौर पर पूजा पाठ करना, त्योहारों को मनाना, ये बहुत ही आम बात देखने को मिलती है। लेकिन उनकी और डिंपल यादव की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई। वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। हम जरा अखिलेश यादव को लेकर ये जो चर्चा चल रही है इसकी एनालिसिस यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अगली बड़ी चुनौती 2024 का आम चुनाव है। सपा की रणनीति इस चुनाव में क्या होगी, इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच अचानक से हिंदुत्व चर्चा में आ गया। हालांकि हमेशा से ही अखिलेश यादव धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय बताते रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रम नए इशारे दे रहे हैं। अखिलेश यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें वो अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ रुद्राभिषेक करते दिखाई दिए। अब वाराणसी में कांवड़ियों के सम्मान की बात करते हुए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आपत्ति पर कहा कि कांवड़ियों का सम्मान होना चाहिए, मामला धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, मैं धर्म पर तर्क नहीं कर सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रही है और हमारे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा देती है, ये भेदभाव है। अगर सबका साथ सबका विकास है तो हमारे भी पैर की मालिश करो, हमारे घर तो आप बुलडोजर भेज देते हैं। पुलिस के लोग कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमको तो आप उठाकर जेल में ले जाते हैं। तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी और अखिलेश यादव ने इनका विरोध किया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें बिंदुवार समझते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सावन में अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ रुद्राभिषेक किया और डिंपल के साथ रुद्राभिषेक की तस्वीरें वायरल होने पर जब अखिलेश से पूछा गया कि क्या जरूरत पड़ने लगी है हिंदुत्व की, तो उन्होंने कहा कि मुझे भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है, भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पर टैक्स क्यों लगाया इन्होंने, दही पर टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध, क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा? अखिलेश ने यह भी कहा कि भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर अगर टैक्स किसी ने लगाया तो वो बीजेपी है। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध दही मक्खन पर टैक्स लगा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति क्या होगी? जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, समाजवादी पार्टी के लिए अकेले मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे मैदान में उतरना काफी नहीं होगा। आजम खान अभी तक समाजवादी पार्टी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा निर्विवाद रूप से माने जाते थे। आजम खान की राजनीति बहुत हद तक कमजोर पड़ गई है। इतनी कमजोर पड़ गई है कि वो रामपुर का अपना किला नहीं बचा पाए, जिसे उन्होंने 2022 में भी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने, दोनों ने अपनी विधानसभा सीटों को जीतकर कायम रखा था। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में पासा उल्टा पड़ गया, बीजेपी की रणनीति काम कर गई, अखिलेश आजम की दूरियां साफ हो गई और आजम खान जो है वो एक किनारे दिखाई पड़ते हैं। तो मुस्लिम चेहरा नहीं है और खुद अखिलेश यादव की दूरियों को लेकर हमने एक एनालिसिस आपके सामने रखी थी कि अखिलेश भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम परस्त नहीं दिखना चाहते हैं, मुस्लिमों के पैरोकार नहीं दिखना चाहते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिमों के नेता है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम मतदाता तो साथ में रहें लेकिन बहुसंख्यक समाज भी उनके साथ में जुड़े। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बीजेपी का मिशन 2024, जो कि सियासी चक्रव्यूह है एक तरीके से और अखिलेश यादव को हर तरफ से घेरा जा रहा है। बीजेपी की एक रणनीति रही है, चाहे वो 2022 के विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव हो। आप देखिए, बीजेपी ने बेशक जीत दर्ज कर ली, लेकिन जीत के बाद तुरंत ही, चाहे वो चित्रकूट में सब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना हो, रणनीति बनाना हो,
फूंक फूंक कर कदम रखना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। बीजेपी जानती है इस मोमेंटम को खोना नहीं है। 2022 में अगर विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिली है तो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना है कि सीटें कम हो गई हैं, वोट प्रतिशत में कुछ कमी आई है। इन चीज़ों को सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये सब जानते हैं। और ऐसे में सारे समीकरण जब तक साथ में नहीं होंगे तब तक दोबारा मोदी जी की वापसी का रास्ता साफ नहीं होगा, ये बीजेपी जानती है। इसलिए बीजेपी ने बाकायदा एक चक्रव्यूह रचा है, और चक्रव्यूह भी ऐसा कि वो बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने में लगे हैं। अखिलेश को अभी परिवार संभालने की दिक्कत हो रही है, अपने करीबियों को संभालने की दिक्कत हो रही है, तो कार्यकर्ताओं के बीच जाना तो दूर की कौड़ी हो गई। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, अखिलेश का हिंदू मुस्लिम समीकरण अब उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहा है। वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुस्लिमों के पैरोकार बने दिखाई नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जब तक बहुसंख्यक समाज उनके साथ नहीं आएगा उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु, अखिलेश यादव अब हिंदुत्व की छवि को भी बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी और मायावती दोनों ही उनके लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। मायावती ने तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में साबित भी कर दिया कि एक झटके में मुस्लिम समाज उनके साथ आ सकता है, बस जरूरत है तो सही प्रत्याशी को उतारने की, जैसा गुड्डू जमाली को उन्होंने आजमगढ़ में उतार कर साबित कर दिया। और बेशक वो जीती नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की हार का बड़ा कारण बनी। इसी वजह से निरहुआ वहां से चुनाव जीत गए, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। रामपुर, आजमगढ़ दोनों सपा के किले और दोनों ध्वस्त हो गए। छठा महत्वपूर्ण कारण, उत्तर प्रदेश में आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी भी आजम खान को अप्रोच कर चुके हैं। इस सब के बीच में अखिलेश यादव अपनी जमीन को तलाशने में जुटे हुए हैं। आजम खान का वो साथ अखिलेश के साथ नहीं दिखाई दे रहा है जो किसी समय पर मुलायम सिंह यादव के साथ आजम का दिखाई देता था। अखिलेश यादव अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल के साथ समीकरण हो, आजम के साथ समीकरण हो, ये समीकरण उन्हें सिर्फ घर में कमजोर नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी कमजोर करते हैं। इस बात को अखिलेश यादव जानते हैं, और इस चुनौती से जूझना भी उनके सामने एक बड़ा सवाल रहेगा। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा की हार और बीजेपी की जीत ने बड़े संकेत दिए हैं, क्योंकि बात लोकसभा की हो रही है। और लोकसभा में समीकरण कैसे बदल जाए, विधानसभा लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग किस्म से होते हैं, इनके समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। और हमने देखा है कि पिछले चुनाव में और पिछले 2 चुनाव से लगातार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कामयाबी मिलती आई है। ऐसे में 2022 में जो कामयाबी अभी इस वक्त विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली है, वो उन्हें लोकसभा चुनाव में और ज्यादा बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, यदि अखिलेश यादव खुद को तैयार नहीं करते। यही मजबूरी है कि अब अखिलेश यादव अपने पैतरे बदल रहे हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति को बनाने में लगे। इसमें हिंदुत्व का चेहरा सामने आना भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मुस्लिम मतदाताओं की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, पसमानदा मुस्लिमों के करीब जाइए, उनको अपने साथ जोड़िए। मुस्लिम बहुल जिलों के लिए भाजपा ने अपनी एक बाकायदा रणनीति बनाई है, और बीजेपी मुस्लिम बहुल जिलों के लिए इस रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि यूपी में मुस्लिमों का झुकाव अब बीजेपी की तरफ है। असल में बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, आजमगढ़ जैसे यादव बहुल जिलों को साधने की रणनीति बनाई है, जबकि पसमानदा मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने के लिए मुस्लिम बहुल मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बहराइच, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, बलरामपुर, सहारनपुर, हापुड़, बरेली, श्रावस्ती, शामली, मेरठ, बागपत के लिए अलग से प्लान तैयार किया है। ये बहुत तगड़ा प्लान है। और देखिए, बीजेपी सिर्फ इस बात पे नहीं, कॉन्फिडेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाती, वो रणनीति के साथ काम कर रही है, और लंबे समय से जो कामयाबी मिल रही है उसकी बहुत बड़ी वजह यही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह हो गई है जहां पर समाजवादी पार्टी ही इस वक्त बीजेपी के सामने दिखाई देती है, इसीलिए हर तरीके से अखिलेश यादव को घेरने के प्रयास हो रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस तो पूरी तरह से खत्म दिखाई देती है, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति लगातार गिरी है, और बहुजन समाज पार्टी जब जब उठी है या ऐसे हालात में उठती है तो वो अखिलेश यादव के लिए और परेशानी का सबब है, क्योंकि यहाँ पर वोटों का बंटवारा होता है। मायावती को अभी फिलहाल बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने की चिंता है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि बीजेपी हारती है या नहीं हारती है। जैसे तृणमूल कांग्रेस है या कोई अन्य दल है, वो अखिलेश यादव को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। मायावती की ऐसी सोच नहीं है। मायावती की सोच स्पष्ट है कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी को बरकरार रखना है, उनके सांसद होना चाहिए, उनके विधायक होना चाहिए। विधायक तो खैर अब एक मात्र विधायक मिला है उनको, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में को हल्के में नहीं ले रही हैं, उसकी तैयारियां अलग से कर रही हैं। लिहाजा अखिलेश यादव की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव अब एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो ज़रूर ये उनके बेहतर चेहरे को प्रस्तुत करेगी कि वो सिर्फ
मुसलमानों यादवों के वोटों के भरोसे न रहकर बहुसंख्यक समाज को भी अपनी तरफ लाने में कामयाब हों। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।